फंडामेंटल राइट्स हो गए थे, राइट्स पढ़ ली थी, रीडिंग करी बुक की एक बार। आएगा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स से नेक्स्ट डीपीएसपी, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में थे? डीपीएसपी है पार्ट 4 में। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक थे? 12 से 35। 35 के बाद क्या आता है? वेरी गुड, आर्टिकल 36 से लेके और आर्टिकल 51 तक। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। किस तरह से क्वेश्चन आता है? 90% इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो फंडामेंटल राइट्स से कंपेयर करके या फंडामेंटल राइट्स से किसी तरह से कंपेयर करके या स्टेटमेंट में फीचर्स में उलझा के और तब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, डीपीएसपी से। फंडामेंटल राइट्स को कुछ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में भी पूछ लिया जाता है। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पहले इसके जो फीचर्स हैं वो देख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसके जो आर्टिकल्स हैं, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स में किया आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, एक एक आर्टिकल का मतलब समझा, बट वो बहुत डिटेल में हमने सारी चीजें एक्सेप्शन समझे थे। इसको बस जानना है हमें कि हर एक आर्टिकल क्या बोलता है, ठीक है। इसको बी आर अम्बेडकर ने नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते हैं विच ऑफ दीज आर टर्म टू या नॉन टू बी द नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारे डीपीएसपी। उसके बाद एक ग्रैनविल ऑस्टिन थे, उन्होंने इसको कहा कंसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंसाइज समझते हो क्या होता है? कंसाइंस इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट टेल्स यू कि व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग और राइट, ठीक है। तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा जो बिना किसी की सलाह लिए तुम्हें खुद से ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, मतलब सही और गलत के बीच का जो डिफरेंशिएशन हमारा पार्ट ऑफ माइंड हमें बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसाइंस। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इनको क्या कहा कि ये कंसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 स्टेटमेंट हो गए। अब फीचर्स देखते हैं इसके। फीचर्स में इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट शुड कीप इन माइंड, गवर्नमेंट अपने दिमाग में रखे इन डीपीएसपी को, जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए एससी के लिए, एसटी के लिए, किसी जनता के लिए, या फिर कोई भी लॉ बनाए, तब भी अपने दिमाग में रखे इन चीजों को, ठीक है। गवर्नमेंट शुड कीप देम इन माइंड while formulating policies या फिर और enacting laws। गवर्नमेंट अपने दिमाग में इनको क्यों रखे? क्योंकि ये मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि जो इनका नेचर है वो नॉन जस्टिसेबल है और वो सब। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि गवर्नमेंट अपने दिमाग में रखे इन डीपीएसपी को, जब भी वो कोई पॉलिसी बनाए या जब भी वो कोई लॉ बनाए। दूसरा फीचर है इसका कि ये रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें ये एक फीचर था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी ये काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे किसको? उस टाइम के गवर्नर जनरल्स को।
कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भाई तुम्हें प्रजा के साथ या लोगों के साथ ऐसा ऐसा कुछ करना है या ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके जैसी है ये क्या, हमारी डीपीएसपी। रेजेंबल मतलब उनके जैसी, ठीक है। तो ये रेजेंबल किसको करती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। सिर्फ इससे ये हाउ इट इज डिफर, ये डिफरेंट इस तरह से है बस कि उस टाइम पे जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स को दिए गए थे। और अब क्या है ये, अब ये मोरल ऑब्लिगेशन है पूरे देश पे, पूरे स्टेट पे, ठीक है। तो ये रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। नेक्स्ट फीचर क्या है, एम देखेंगे अब इनका, एम देखेंगे इनका। द एम एट हायर जस्टिस, हायर प्रिंसिपल ऑफ JLEF, जो प्रियम्बल में भी गिवन है, JLEF, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब ये देश में क्या स्थापित करना चाहती है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। आगे क्या है इसमें, हायर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जैसा कि हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है ये। तो फिर देखो इसका मतलब सीधा सा क्या है, इसको ध्यान से देखना। इस तरह एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते थे, कौन सी, पॉलिटिकल, ठीक है। लेकिन जो हमारे डीपीएसपी हैं ये स्टैब्लिश करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब एग्जामिनर अगर तुमको कंफ्यूज करना चाह रहा है तो वो तुम्हें किस तरह से कंफ्यूज करेगा, एक ही स्टेटमेंट में इस तरह से दे देगा कि फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है क्या स्टेटमेंट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग पॉलिटिकल जस्टिस, डीपीएसपी सोशल और ये जस्टिस, ठीक है। इन्होंने वेलफेयर स्टेट की बात करी, डीपीएसपी ने बात करी कि हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं कैसा स्टेट, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना चाहते हैं, हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट मतलब देश जो काम करेगा किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, पीपल लोगों की अच्छाई के लिए, ठीक है, देश को आगे बढ़ाने के लिए। नॉट ऑफ पुलिस स्टेट। अब ये देखो पुलिस स्टेट क्या है, पुलिस स्टेट सिर्फ ये देखता है कि कौन रूल्स और रेगुलेशन सही तरह से फॉलो कर रहा है या नहीं, जो सही तरह से रूल फॉलो नहीं करता उनके लिए रिगरस पनिशमेंट होता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मतलब जो सिटीजन्स हैं उनके लिए सिर्फ ड्यूटीज होती है, राइट्स का जो कंसेप्ट होता है वो बहुत कम होता है। तो पुलिस स्टेट किस टाइम पे था, जिस टाइम पे देश आजाद नहीं होता, या जो ब्रिटिशर्स टाइम था, ब्रिटिश के टाइम पे जो स्टेट था दैट वाज पुलिस स्टेट। अब हम क्या चाहते हैं कि कैसा हो, वेलफेयर स्टेट। एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या था, जस्टिशिएबल इन नेचर, इनका नेचर क्या है, नॉन जस्टिशिएबल। इसका मतलब ये है कि आप कोर्ट में इनके इंप्लीमेंटेशन के लिए नहीं जा सकते। जस्टिशिएबल इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपको ना मिले या उनके साथ किसी भी तरह का कोई हनन हो या वो ढंग से ना मिले तो यू कैन मूव टू इवन द लार्जेस्ट कोर्ट ऑफ दिस कंट्री दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो आप वहां तक भी जा सकते हो, लेकिन ये कैसी है इन नेचर, नॉन जस्टिशिएबल। ये सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशन है ऑन स्टेट, ठीक है, ये भी लिख लो, इट इज अ moral obligation on state। मोरल मतलब एथिकल ग्राउंड पे कि हाँ भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं करा तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे खिलाफ
कि कोर्ट में या केस में कोई अदालत में किसी में मुकदमा हो जाएगा। जैसे कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्लीप भी था ना, तो राइट टू स्लीप भी अगर किसी का हनन हो रहा है तो ही और शी कैन अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट पे कि भाई देश ऐसा करे, लेकिन अगर देश ऐसा नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, ठीक है। और कोई रह गया इसका फीचर? ये तो हो गया, आगे देख कुछ है क्या? आगे तो शायद इतने ही है इसमें फीचर्स, ठीक है। तो ये हुए तुम्हारे फीचर्स, ठीक है। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन को ये याद रखना कि क्लासिफिकेशन ये क्लासिफाई मतलब अरे जैसे तुम्हारे पास अगर 100 बुक हैं तो 100 बुक पता नहीं कौन सी किस चीज की हैं, तो वो नॉट क्लासिफाइड। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन है कि भाई ये एसएसटी की बुक है, ये इंग्लिश की है, ये उसकी, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहली चीज तो इनके बात करेंगे अब क्लासिफिकेशन। बट ये याद रहे कि ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया है, ठीक है। ये अपनी समझ के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है, हम लोगों ने किया है। संविधान ने इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया है कि ये 5 तरह की होती हैं, 3 तरह की होती है, ठीक है। हमने अपने इंटरप्रिटेशन के लिए किया है, और इसको हमने क्लासिफाई किया है अंडर 3 ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इज सोशल, यानी जो समाज की बात करता है। देन योर गांधीयन, देन योर लिबरल इंटेलेक्चुअल। 36 से लेके 51 तक अगर कोई बात आएगी विलेज पंचायत की, या प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री की, या प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो ऐसी बातें इनमें से कौन कर सकता है? सब जानते हैं कि गांधी जी ने एससी और एसटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया, तो वो किस में आएगा? गांधी जी। अगर कोई डीपीएसपी ऐसी आती है कि समाज में गरीब और अमीर का गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे समाज की बेहतरी अच्छी हो, तो वो किस में आएगा? सोशल में। कोई लिबरल सी अगर ड्यूटी है, या लिबरल सी अगर कोई डीपीएसपी है, लिबरल मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लिबरल? खुले विचारों वाला, somebody who is okay with one or more interpretations, कि उसके लिए कि भाई ये भी ठीक है, और अगर कोई और चीज उसको घुमा फिरा के पेश की जाए कि भाई वो भी ठीक है। लिबरल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लिबरल्स के उल्टे क्या होते हैं? ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव्स, भाई जो बिल्कुल एक बंद से विचारों के होते हैं। ऐसा नहीं बोल देते कि हाँ तू बहुत बड़ा लिबरल हो रहा है, सो कॉल्ड लिबरल, ठीक है, तो वेस्टर्नाइजेशन है उसका थॉट है। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब जो बहुत खुले से विचारों के हो। तो अगर कोई ये बोल दे कि इस देश में कोई धर्म ही ना हो, सिर्फ एक ही धर्म हो, तो ऐसी बात सिर्फ कौन कर सकता है? लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक। इसको याद ऐसे रख लो कि ऑर्थोडॉक्स मतलब तुम किसी ऑर्थोडॉक्स के पास अगर अपनी ये प्रॉब्लम लेके जाओ कि जी मैं देहरादून में पिछले 1 साल से हूं और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, ऑर्थोडॉक्स विल बी लाइक के ओ ये तो तेरा नाश हो गया, खत्म है भैया, टूट गया तू तो। कि जी कोई और ऑप्शन है क्या? ना, कोई और ऑप्शन नहीं। अब तो तूने 1 साल इतना प्रीशियस टाइम जो तेरी लाइफ का था, अब ये तूने खत्म कर दिया, अब तेरी लाइफ झंड है भैया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो तू मेहनत मेहनत भी करनी, सब कुछ छोड़ दे। यही सेम प्रॉब्लम लेके अगर तुम किसी लिबरल के पास जाओगे तो विल बी लाइक कि खैर पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा, चल कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, जीवन में जीवन जिंदा रहना बहुत जरूरी है, लाइफ शुड बी अलाइव इन वंस लाइफ। अभी के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले, एक दो 2-4 दिन कहीं घूम के आ, एट द एंड ऑफ द डे कोशिश कर, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भाई कोई बात नहीं, सिर्फ पेपर ही इस लाइफ में सब कुछ नहीं है। पेपर अगर नहीं भी क्लियर होगा तो भी अपने पास बहुत सारी चीजें हैं, अपन ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम सेम है लेकिन दोनों की थिंकिंग अलग है, आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, ठीक। तुम किसी ऑर्थोडॉक्स से बोल के देख लो कि भाई हम लोग रिलेशनशिप में हैं, तो ही विल बी लाइक कि आ तू तो नरक जाएगा, यमराज तेरे पकोड़े बनाएगा, बेसन में तुझे लपेट के फ्राई किया जाएगा।
लिबरल से तुम यही बात पूछ लो, अरे अरे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है, थोड़ा बहुत चलता है, लाइफ में एंजॉयमेंट भी जरूरी है। प्रॉब्लम ठीक है, सेम है, लेकिन आइडियोलॉजीज डिफरेंट है। तो जहां भी ऐसी सी कोई वाइडर सी सोच दिखे तो दैट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन तुम लोग अपने आप करके देखना, अपनी बुद्धि लगा के। मैं 36 से लेके 51 तक यहां पे लिख दे रहा हूं, तुम बताना कि कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले 36 क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इसको हम यहीं पे समझते हुए चलेंगे। संविधान ने कहा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट का आर्टिकल हमारे पास एक और था 12, जब फंडामेंटल राइट स्टार्ट हुए, उन्होंने ये कहा कि इट हैज द सेम मीनिंग, जो आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब है वही आर्टिकल 36 में भी स्टेट का मतलब है। डिफरेंस सिर्फ क्या है कि वहां पे अगर स्टेट की डेफिनेशन के साथ छेड़छाड़ होगी तो उसमें केस फाइल किया जा सकता है, क्योंकि वो जस्टिसेबल इन नेचर है और ये जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है। 37 इज एप्लीकेशन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट किस तरह से चलेगा, एप्लीकेशन ऑफ स्टेट। 38 सोशल ऑर्डर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मतलब कम, ये जो मैजिकल वर्ड्स हैं कि अगर 38 से रिलेटेड कोई पूरा आएगा तो अगर उसको पूरा 2-3 लाइन में भी दिया हुआ है तब भी एग्जामिनर कैन नॉट ईट दिस सोशल ऑर्डर वर्ड। ठीक है, तो ये आएगा ही आएगा। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं सिर्फ उसको लिख रहा हूं। सोशल ऑर्डर का मतलब मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। इसका क्या मतलब हो कि समाज में गरीब और अमीर का जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। भाई भारत को थोड़ा सा ऐसा देश क्यों देखा जाता है कि भाई ये गरीब देश है या अभी भी पिछड़ा हुआ देश है? क्या यहाँ पे अमीर लोग नहीं है? अमीर लोग यहाँ एक से एक है जो पूरे पूरे देश को भी मतलब खरीद लेंगे। बट यहाँ जो एक गैप है गरीब और अमीर के बीच का, जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। किस तरह से कि भारत के 100 लोग की प्रॉपर्टी और वेल्थ तो एक तरफ, और बाकी के जो बचे हुए 100 करोड़ हैं उनकी एक तरफ, यानी 100% इज इक्विवेलेंट टू, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड मनी, इज इक्विवेलेंट टू 100 करोड़, यानी एक आदमी 1 करोड़ के बराबर है। तो ये गैप ज्यादा है या कम है? ये गैप ज्यादा है। ठीक है, और इस गैप को कैसे होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसी को दिमाग में रखते हुए एक फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, लैंड रिफॉर्म्स, वो सब भी आए थे, किस लिए कि भाई जिससे ये थोड़ा सा इसको हम ठीक कर सके। ठीक है, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। 39 सिक्योर, सिक्योर लाइवलीहुड। आप जो काम कर रहे हो उससे आप इतना काम करो कि आप अपने खाने पीने का इंतजाम और वो सब कर सको। इसी में आता है 39 में ही, क्या है, हाँ, हेल्दी डेवलपमेंट है, अच्छी तरह से आपका डेवलपमेंट हो बचपन की अवस्था में। उसके बाद इसीलिए जो मिड डे मील स्कीम्स हैं, ठीक है, और ये जो लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स, वो 6 साल तक का जो बच्चा होता है उसका ध्यान रखने के लिए स्कीम्स आती हैं। फिर 14 साल तक पढ़ने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री, वो सब भी किसके अंदर आएगा, हेल्दी डेवलपमेंट के अंदर। इसी के अंदर आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क भी। महिलाओं ने जो काम किया है उसको भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना अगर किसी कोई आदमी ने काम किया है। 39 के बाद 39A, दैट इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री एड। सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू जस्टिस। और फ्री एड का मतलब एक एक्ट नहीं है, नेशनल लीगल सर्विस एक्ट नालसा 1987, कि अगर आप असक्षम हो कोर्ट तक जाने में या अपना वकील करने में तो गवर्नमेंट आपको अपनी तरफ से वकील देगी। दैट इज ऑल्सो अंडर योर फ्री एड नालसा एक्ट। ठीक। 40 इज विलेज पंचायत। इसमें गांधी जी बहुत मानते थे। ठीक है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी में, लोकल गवर्नमेंट में गांधी जी बहुत मानते थे कि ये होना चाहिए। आर्टिकल 41, हम्म
राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, और एजुकेशन का अधिकार भी हमारा इसी के अंडर आता है। ठीक है, 41 के बाद ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क। जो आपको राइट टू वर्क मिला है, जो आपको काम मिला है, वो काम इंसानों के करने योग्य भी होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग थी ना, मतलब ये पॉट साफ करने और ये जो ड्राई लैट्रिन्स होती हैं इन सबको साफ करना, ये जो बंद कराई गई हैं वो भी इसी के अंडर बंद कराई गई हैं कि जो काम होना चाहिए वो इंसानों के करने लायक काम होना चाहिए। ठीक है, 42। 43 क्या है? सिक्योर सिक्योर लाइवलीहुड वेज। इतना काम करो कि आपका पालन पोषण हो जाए। 43 सिक्योर लाइवलीहुड वेज। इतना काम करो, अगर आपने पूरे दिन काम किया है तो एटलीस्ट वो काम ऐसा होना चाहिए कि उससे तुम 2-3 टाइम का खाना खा सको। अगर आपने पूरे दिन काम किया है और वो फिर भी इतना कम पड़ रहा है कि आप 2 वक्त का खाना अच्छे से नहीं खा सकते, तो दैट काम इज ऑफ नो यूज। ऐसा कोई काम का कोई फायदा नहीं है। 44, हाँ 43 ए आएगा, भूल जाएगा तो 43 ए क्या है? 40 पार्ट ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। ये देखो, ये जो ट्रेड यूनियंस होती हैं या लीडर जो कहे जाते हैं ट्रेड यूनियंस के, वर्कर्स के, वो किसके अंडर आते हैं? इस डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। कि भाई अगर एक फैक्ट्री में 100 वर्कर हैं तो उन 100 वर्करों की आवाज, कोई एक उनका लीडर होना चाहिए जो मैनेजमेंट के साथ बैठना चाहिए। जब कोई बात हो उनके वेलफेयर की, वेजेस की, छुट्टी की, तो उन 100 आदमियों के बेसिस पे ये एक जो उनका लीडर है वो अपनी बात को रख सके। पार्ट ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट। 43 ए के बाद 43 बी, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब जो गांव में नहीं होते, मतलब कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन करना, आपस में मिल के ही अपनी एक सोसाइटी बनाना कि भाई जब हमको कोई जरूरत पड़ेगी हम तेरी हेल्प करेंगे, तू हमारी हेल्प करना। उसी तरह से ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जानी चाहिए। गांव में कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं जिसमें गन्ने का और इन सब का पेमेंट आता है, वो सब भी होता है। ठीक। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आदमी यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको ये टॉपिक बिल्कुल उसका तैयार होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, किस तरह से काम करता है, पहला स्टेट कौन सा था जहां पे इंप्लीमेंट हुआ था, सही है या गलत है, तुम्हारी क्या इसमें राय है, वो सब कुछ वन हु इज एस्पायरिंग यूपीएससी एस्पिरेंट उसको ये वाला टॉपिक बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब यूपीएससी के फेवरेट टॉपिकों में से एक टॉपिक है। प्रीवियस ईयर पेपर में, सीएपीएफ में, एसी में, पीसीएस में, पता नहीं कितने एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, राइटिंग फॉर्म में भी और वोकली भी, बोलने की फॉर्म में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपना बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेना। 45 अर्ली बिफोर 6। अगर भाई अर्ली चाइल्डहुड केयर का काम होता है पेरेंट्स का, लेकिन अगर दुर्भाग्यपूर्ण अगर कोई पेरेंट्स नहीं है तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट कि 6 साल तक उसका जो सारे, उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो खाना पीना है, उसकी जो सारी चीजें हैं वो कौन देखे? स्टेट। फिर 6 साल के बाद 14 साल तक मिड डे मील स्कीम और जो राइट टू एजुकेशन वाला सीन है उसमें ये कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है 14 साल तक की। ठीक है, 14 साल के बाद दैट इज बेस्ड ऑन मेरिट सिस्टम, उसके बाद भी लेता है। 45 के बाद 46 दैट इज क्या है?
दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एस सी एस टी या फिर प्रमोट एस सी एन एस टी। ठीक है। 47, ये इसको मैं हिंदी में बोलता हूं 47 को दारूबंद, यानी ये प्रोहिबिट करता है कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, दारूबंद। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा है कि ये जो डीपीएसपी है ये जस्टिसिएबल नहीं है नेचर में, वरना अगर ये भी जस्टिसिएबल होती तो संविधान ने मना किया है, लेकिन ये मोरल ऑब्लिगेशन है कि भाई ऐसा नहीं करना। संविधान ने कहा कि दारू नहीं पीनी, लेकिन सब इस ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं क्या? बहुत शाम को जाके देख लो, आधा देश इस ड्यूटी को तोड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये जस्टिसिएबल इन नेचर होते तो हर दारू पीने वाला आदमी जेल में होता और उस पर केस होता, हर एक बेवड़े के ऊपर मतलब केस होता। अगर करण, अगर तूने दारू पी रखी है और मुझे अगर पता चल गया कि तुमने दारू पी रखी है, तो मैं तेरे ऊपर केस कर सकता हूं कि जी ये जस्टिसेबल इन नेचर है और देखो इसने ये इस ड्यूटी का, इसने डीपीएसपी का हनन किया है। बट ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। किसी आदमी ने अगर दारू पी और वो अपने रूम में है, कुछ गलत नहीं कर रहा, पब्लिक ऑर्डर कुछ खराब नहीं कर रहा, तो उसके साथ कुछ गलत हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वही आदमी दारू पी के बाहर आ रहा है, भंड है और पब्लिक ऑर्डर को अगर खराब कर रहा है, तब उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स या केस इनिशिएट हो सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दारू पियो, कुंडी लगाओ, सो जाओ। ठीक, पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं करना। 47 बात करता है कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड नेशन। अब इन्होंने हेल्थ और नेशन क्यों कहा? हेल्थ इसलिए क्योंकि दारू पीने से कोई बॉडी तो बनेगी नहीं, या भाई शरीर बहुत अच्छा तो नहीं होगा, या माइंड बहुत अच्छा, या फोकस करके तुम कुछ काम कर तो नहीं पाओगे, एक उस पर खड़े भी नहीं रह सकते, मतलब यू विल बी इन योर डांसिंग पोजीशन। तो ये हेल्थ के लिए भी खराब है और ये नेशन के लिए भी खराब है, क्योंकि नेशन बनता ही किससे है? अपने लोगों से, और लोग अगर नशे में हैं तो देश हिलता डुलता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 47 दारूबंद के, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या? स्लॉटर ऑफ काउस, ये है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। एनिमल हस्बेंड्री के लिए है कि जो स्लॉटर ऑफ काउज है, जो गाय का कटान है, वो भी बंद होना चाहिए। ये भी हमारी किसमें का है? आर्टिकल 48 में। लेकिन ऐसा बंद है क्या पूरी तरह? पूरी तरह से बंद है। कुछ एक्ट हैं, कुछ स्टेट्स में, यूपी में है, वो सब है। ठीक है, कुछ एक्ट हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे पूरी तरह से बंद है क्या? बहुत लोग हैं जो खाते हैं बीफ। ठीक है, तो उनके खिलाफ केस हो जाना चाहिए था अगर ये जस्टिसेबल इन नेचर होता तो, लेकिन ये जस्टिसेबल इन नेचर नहीं है। सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है कि भाई तुम ऐसा मत करना। नेक्स्ट 48, ये क्या है? 48A बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है इन नेचर। अगर जस्टिसेबल होते हैं फंडामेंटल राइट्स की तरह, तो जो भी फॉलो नहीं करता उसी के खिलाफ केस हो जाया करता। ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको भी हम प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करें। देन योर 49, दैट इज प्रोटेक्ट और नेशनल हेरिटेज। जो हमारी धरोहर है, जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, उनको भी हम प्रोटेक्ट करने का काम करें। ठीक है, जैसे कि भाई ताजमहल है, उसको गंदा ना करें, या वहां पे जाके पोल्यूशन ना फैलाएं, या वहां पे जाके बहुत ज्यादा गंदगी ना फैलाएं। इट इज हमारे भाई, ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे धरोहर हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करें। ठीक है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही। आर्टिकल 36 से क्या बनता है? 50, सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कि जुडिशियरी का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए। ये तो मतलब हमारे संविधान में भी है कि भाई
संविधान देश के 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जस्ट जुडिशरी। तीनों अपना अपना काम करे, एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेरेंस ना करे। और जब जुडिशरी इंटरफेरेंस करती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवर रीच ऑफ जुडिशरी, या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म, या फिर जुडिशियल डायनामिज्म, ठीक है। तो आर्टिकल 50 में कहा कि जुडिशरी अपने काम को अलग रखे, किससे, विद दैट ऑफ एग्जीक्यूटिव। देयर शुड नॉट बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। और आर्टिकल 51 है आपका इंटरनेशनल पीस, मतलब हर देश अपना हम भारत देश भी योगदान करे कि जो इंटरनेशनली जो सब देश हैं उसके साथ हम अच्छी तरह से रहे। बट ये ड्यूटी फॉलो करते हैं क्या? हमारे तो मतलब नेबर्स और वो सभी ऐसे हैं कि विलिंगली और अनविलिंगली ये ड्यूटी हम लोग से फॉलो नहीं हो पाती, ठीक है। अब ये देखो, इसमें देखो कि कौन सी ड्यूटीज ओरिजिनल थी। ये क्लासिफिकेशन हो गया, कुछ सोशल, कुछ गांधीयन और कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल, कुछ। हाँ बेटा, 39 ये सिक्योर लाइवलीहुड, ये लाइवलीहुड ऐसा हो, इस पे जो मेजर फोकस है वो है आपका किस पे, हेल्दी डेवलपमेंट में। के मतलब आप काम भी करो लेकिन डेवलपमेंट आपका कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, आपका जीवन जीने का तरीका हेल्दी होना चाहिए। लेकिन 43 इसमें ये क्या कहा कि आप काम कम से कम ऐसा करो जैसे कि पूरे दिन की जो मजदूरी होती है वो भी सेट है, कितनी, 350 रुपए, 400 रुपए। ऐसा क्यों? कि भाई कम से कम अगर तूने पूरे दिन काम किया है तो तू उतना तो कमा, लाइवलीहुड वेज के तू उतना तो कमा कि तू अपने दोनों तीनों टाइम का खाना कर सके, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसमें बात करता है हेल्दी डेवलपमेंट की, इसमें बात करता है वेज की, कि इतना आप कमाओ कि आप 2 टाइम का खाना खा सको। पूरे दिन अगर आपने काम किया और उसके बाद भी इफ यू आर नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली एट द एंड ऑफ द डे, देन व्हाट इज द यूज ऑफ अर्निंग दैट वेज। तो इसमें जो फोकस किया वो किस पे किया है, वेजेस पे। तो क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, इसमें से मैं कुछ बता रहा हूं तुम लोग को, कुछ तुम लोग बताना मेरे को। जैसे कि ये गांधीयन है, ये मैं श्योर हूं, विलेज पंचायत वाली, ठीक है। ये तो लेट आई, बाद में बताऊंगा। गांधीयन ये है, और कौन सी है गांधीयन, प्रमोट SC ST, और कौन सी है गांधीयन, राइट टू ना, एनिमल स्लॉटर, दारूबंद। लिबरल तो ऐसी बात नहीं बोल सकता, दारूबंद। लिबरल तो बोलेगा अरे ठीक है यार कोई बात नहीं, लिटिल लिटिल थोड़ी सी लगा लेनी चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा, ये आर्टिकल 44 ये कौन सी होगी बताओ, स्लॉटर ऑफ काउस, हाँ, क्या है, हाँ गांधी में आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, लिबरल। ये सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये क्या है, सोशल तो नहीं हो सकती, गांधीन का मतलब नहीं है, कौन सी होगी, लिबरल, ठीक है। तो ये सब इसमें क्लासिफिकेशन तुम लोग करके देखना, बैठना इसमें अपना दिमाग लगाना 5 मिनट का, उसके बाद बुक में देख के कि हाँ भाई हम कहाँ पे सही हुए और कहाँ पे गलत हुए वो देखना।